हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी से एक चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है मेरे भाई प्रोडक्शन, यानी किसी चीज की प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटी में। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉटन यानी कि रुई। उस रुई को हम फैक्ट्री में ले गए और प्रोसेसिंग के बाद हमने उससे बना दी ये वाली टी शर्ट्स। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर आपने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा है तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन करना इन लार्ज क्वांटिटीज में आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ठीक है, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के बाद टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। बच्चा कहेगा सर एग्जांपल देके समझाओ। भाई किसान ने शुगर केन यानी गन्ना उगाया, उस गन्ने को ले गए हम फैक्ट्रीज में, उसकी प्रोसेसिंग के बाद हमने शुगर बना दी, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। बच्चा कहेगा समझ में नहीं आया। भाई मुझे ये बताओ, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये है ना, और ये सब लोग एक ही खेत में काम कर रहे हैं। अगर इनके पास क्योंकि और काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर इनकी लोकेशन में कोई इंडस्ट्री खुल जाए, कोई फैक्ट्री खुल जाए, तो इन्हें वहां पे भी काम करने का मौका मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो ज्यादा लोग हैं वो इधर आके काम कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो तो आता है प्राइमरी सेक्टर में, और सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस। पहले जो लोग केवल और केवल एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, वहां से अपना पैसा कमा रहे थे, अब वो यहां से भी काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के दूसरे पॉइंट की। रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है। देख लो यहाँ पे ये आत्महत्या करने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन अगर इसके आसपास कोई फैक्ट्री होगी तो ये यहाँ काम कर सकता है, यहाँ काम कर सकता है, यहाँ काम कर सकता है। तो जो बेरोजगारी वाली जो दिक्कत है वो भी कहीं ना कहीं दूर होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मेक्स अ नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। यार आपको पता है जो चाइना है, कोरोना वाले टाइम पे भी इसकी जीडीपी अच्छी रही है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। तो अगर कोई कंट्री है जो किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, वो उसे एक्सपोर्ट करेगा और उससे पैसा मिलेगा, जिससे जो नेशन है वो डेवलप होगा। डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देन डेवलपिंग। जैसे हमारा कंट्री है इंडिया, डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है, अफगानिस्तान डेवलपिंग कंट्री है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूएस की, जापान की, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यानी कि जिस कंट्रीज में जितने ज्यादा डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी, उतना ही ज्यादा वो कंट्री डेवलप होगा। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बच्चा कहेगा कैसे। देखो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था ये कॉटन वाला। यार अगर ये बताओ, अगर ये कॉटन नहीं होगी तो क्या कॉटन की टी शर्ट बनेगी? नो, नहीं बनेगी। लेकिन अगर कॉटन की टी शर्ट मार्केट में नहीं होंगी तो क्या कॉटन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। भाई कॉटन की इंपॉर्टेंस तभी तो बढ़ी क्योंकि ये है। इन द सेम वे जो ट्रैक्टर है, ठीक है, ट्रैक्टर अगर एग्रीकल्चर में जाएगा, जो काम पहले 10 आदमी कर पाते थे अब वो एक आदमी वो काम कर सकता है ट्रैक्टर की हेल्प से। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। अब हम अगर इंडस्ट्रीज की बात करें ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में, आर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे आर का मतलब है इंडियन, हम भारतीय है, भारत की बात कर रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी इज नॉट इनफ। आप देखते होंगे हमारे बाजारों में चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत आते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं चाइना के प्रोडक्ट्स लेने के क्योंकि वो सस्ते भी मिल जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एमआई के फोन का, तो 10-12 हजार में आपको इतने अच्छे फोन मिल जाते हैं, सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। तो हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसे भी क्या करने की जरूरत है, कंपीट करने की जरूरत है इंटरनेशनल मार्केट से, और अच्छे प्रोडक्ट बनाने की हमें जरूरत है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। जो इंडस्ट्री है वो नेशनल इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री का लगभग 27% जो हिस्सा है, जो जीडीपी का जो 27% हिस्सा है
वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा इंडस्ट्री से। लेकिन अगर हम पिछले 20 साल के डेटा को उठाएं तो ये आंकड़ा कम हो गया है। इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊं, जो बच्चा पहले 27% पे था वो 17% पे आ गया, नीचे जाता जा रहा है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये हमें सही करना है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज। अगर हम ईस्ट एशियन कंपनी से इसे कंपेयर करें तो ये जो हमारा जो गिरता हुआ डेटा है ये बहुत कम है, और वहां का जो डेटा चल रहा है 25 से 35%। तो यहाँ पे सुधार की हमें जरूरत है अगर हमें आगे बढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उसके लिए लोकेशन कौन सी अच्छी रहेगी। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट। भाई अगर मान के चलो मुझे शुगर मिल डालनी है, तो शुगर मिल के लिए मुझे क्या चाहिए, गन्ना चाहिए। अगर मैं वहीं पे मिल कहीं पे डाल दूं जहां पे मुझे गन्ना आसपास मिल जाए, तो क्या मेरे लिए आसानी रहेगी, बिल्कुल आसानी रहेगी। अगर भाई साहब मैं 500 किलोमीटर दूर से गन्ना मंगवाऊं तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि अगर वो मिल पास में होगी या तो उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन किस तरह से रिलेटेड है। मान के चलो एक जगह पे एक इंडस्ट्री खुली, ये खुली। अब भाई साहब जब ये इंडस्ट्री खुलेगी तो यहाँ पे लोग बाग काम करने आएंगे, लड़के को लड़की से प्यार हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब वहां पे फैमिली सेटअप होने लगेगी। जब फैमिली सेटअप होने लगेगी तो वो बीमार भी पड़ेंगे तो हॉस्पिटल भी खुलेंगे, हॉस्पिटल होंगे, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी खुलेंगे, फिर वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे, फिर वहां पे ऑफिसेज भी बनने लगेंगे। धीरे धीरे उस एरिया का विकास होने लगेगा, डेवलपमेंट होने लगेगा, अर्बनाइजेशन हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, इंडस्ट्री का मार्केट से लिंक कैसे होता है। भाई सबसे पहले एक बात को समझो, मुझे अगर चीनी बनानी है तो चीनी बनाने के लिए शुगर मिल में मुझे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, गन्ना भी तो चाहिए, और वो मशीन्स भी तो चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, मुझे लेबर भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, देखो यहाँ पे आइए, रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और वो लैंड चाहिए, लेबर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। फिर उसके बाद ये सारी जो चीजें हैं ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे आए, फैक्ट्री में आए। फिर फैक्ट्री में वो गन्ना वन्ना वो सब आ गया, वो लेबर ने उसे चीनी में कन्वर्ट कर दिया, शुगर बना दी। अब वो जो शुगर है दोबारा से ट्रांसपोर्ट होके मार्केट में जाएगी शॉपकीपर के पास, और फिर वो जब मार्केट में जाएगी फिर पैसा आएगा, और फिर इस पैसे को वो दोबारा यूज करेंगे अपने रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और वो इस तरह से हमारा जो चक्कर है वो चलता रहेगा। अब चिल्ड्रन, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो बेसिकली 4 तरह की हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट एंड रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 1, एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या है भाई, वो इंडस्ट्रीज जिनको रॉ मटेरियल जरूरत होता है जो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, जैसे कि कॉटन हो गया, गन्ना हो गया। मिनरल बेस्ड में बात करूं तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें जरूरत होती है मिनरल बेस्ड, जैसे कि आपका लोहा हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो 2 तरह की होती है, लार्ज और स्मॉल। अगर कोई इंडस्ट्री के सेटअप होने में 1 करोड़ से कम पैसा लग रहा है तो वो है, सॉरी 1 करोड़ से ज्यादा लग रहा है तो वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, अगर उसमें 1 करोड़ से कम पैसा लग रहा है। ओनरशिप के बेस पे देख लो, पब्लिक सेक्टर मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है। प्राइवेट, ऐसी इंडस्ट्रीज जिन्हें केवल प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया। जॉइंट, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। और रही बात कोऑपरेटिव की, तो कोऑपरेटिव सेक्टर वो सेक्टर है जहां पे जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा था, मान के चलो एक फार्मर है, वो ही गन्ना बना रहा है ना, वो ही शुगर केन बना रहा है, और वो ही उसी ने अपनी शुगर मिल बना रखी है, मतलब सारी चीज उसी की है, और वो ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारी चीजें, ठीक है, कोऑपरेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क, अगर वजन के बेस पे, तो हैवी और लाइट। हैवी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है चिल्ड्रन, अब जैसे लोहे वाली हो गई जिनकी मैं बात कर रहा था। लाइट इंडस्ट्री कौन सी हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, आपके माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मोबाइल फोन हो गया, बल्ब वगैरह हो गया। सो ये है क्लासिफिकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम बात करेंगे अगली इंडस्ट्री की जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल से कंफ्यूज मत होना, टेक्सटाइल का मतलब है क्लोथ यानी कि कपड़ा। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 4% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी का, ठीक है।
कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड फॉरेन एक्सचेंज। हम जो बाहर भी जो कपड़ा भेजते हैं या बाहर भी जो हमारे रेशे वगैरह जाते हैं उससे भी हमें फॉरेन एक्सचेंज में फायदा होता है। मेरे भाई अगर इंग्लिश बाबा ई और बी इंग्लिश बाबा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, मजा आ जाएगा। अब बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल, मतलब कॉटन मतलब इन एंशियंट इंडिया, पुराने टाइम की अगर बात करूं तो जो कॉटन टेक्सटाइल थी वो प्रोड्यूस होती थी हाथों से, है ना, हाथों से बनाते थे कारीगर। गांधी जी भी चरखा चलाते थे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। लेकिन बाद में क्या हुआ, बट व्हेन मशीन मेड क्लोथ्स वाज इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन, जब बाहर से मशीन से बना हुआ कपड़ा आने लगा तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बड़ा झटका लगा। इंग्लिश बाबा चैनल को अब आप टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी है हमारी इंग्लिश बाबा 123 और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। आगे बढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल में। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फली फूली कहाँ पे, महाराष्ट्र में और गुजरात में। क्यों? क्योंकि इस एरिया में ब्लैक सॉइल मिलती है जो कि कॉटन यानी रुई की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। एज अ रिजल्ट मैनी फार्मर्स को वहां पे काम भी मिल गया। काफी सारी अदर इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि डाई वगैरह में कपड़े जब बनेंगे तो उसमें कलर भी तो करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल ट्रेड। जिस बच्चे को ट्रेड का मतलब नहीं समझ में आ रहा, ट्रेड का मतलब है एक्सपोर्ट, यहां से माल भेजना बाहर, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान को भेजता है, यूएसए को भेजता है, यूके को भेजता है, नेपाल को भेजता है। यार्न का मतलब है ये धागे, है ना, हम अपने यहां से बना के भेजते हैं। अब हमारी कुछ कमियां क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं हमारे ड्रॉबैक्स ये हैं कि हम अपने रेशे तो भेज रहे हैं। देखो भारत ने भेज दिया, यहाँ पे ये दिखा रखा है मैंने, भारत ने भेज दिया ये चीज, किसको भेज दिया, मान के चलो जापान को भेज दिया। जापान ने हमारे रेशों का यूज करते हुए इनसे एक टी शर्ट बना दी और इसी टी शर्ट को उसने क्या किया, इंडियन मार्केट में उतार दिया, ये उस पर मेड इन जापान का ठप्पा लगा के। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? हमारी चीजों का यूज करते हुए उसने एक नया प्रोडक्ट बना दिया और हमारे मार्केट में बेच रहा है। क्यों ना हम अपनी चीजों का यूज करते हुए अपना प्रोडक्ट बनाएं और अपने मार्केट में बेचें, ताकि हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी ऊंची जाए। अब हमारे रीजंस क्या हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो हमारे यहाँ, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी भी पावर सप्लाई यानी लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास ओल्ड मशीनरी है, नई मशीनरी नहीं है। लो आउटपुट ऑफ लेबर, हमारे जो लेबर क्लास हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते, स्किल्ड नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। आज की डेट में सिंथेटिक फाइबर आ गया है जो कि नेचुरल फाइबर नहीं है, वो सस्ते दामों पे अपना माल उतार देते हैं, जिससे हमें काफी सारा नुकसान होता है। तो अब हम बात करेंगे जूट इंडस्ट्री की। जैसा कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, जूट से रस्सियां बनती हैं, बोरी बनती हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। तो जूट टेक्सटाइल क्या है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और इसका जो यूज होता है रस्सियां बनाने में, बैग्स बनाने में, बोरियां बनाने में, ये सब बनाने में इसका यूज होता है। मोस्ट ऑफ द जूट टेक्सटाइल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल में, जो हुगली नदी है उसके किनारे पे, वहां पे है ये सबसे ज्यादा। अब रीजन क्या है, वहीं पे क्यों है सबसे ज्यादा? फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स बताने हैं आपको कि हुगली नदी के आसपास ही, हुगली के आसपास ही क्यों है? क्योंकि वहां पे जो पानी है इजिली अवेलेबल हो जाता है, गुड नेटवर्क है रेलवेज का, रोडवेज का, ताकि इजिली, वाटरवेज का इजिली प्रोडक्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, अबंडेंट वाटर मिल जाता है जो जूट की प्रोसेसिंग के लिए, और हमें सस्ती लेबर मिल जाती है ना, जो काम करने वाले मजदूर हैं बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, जो सस्ते लेबर हमें मिल जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है। अब बात करेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। क्या चैलेंजेस है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स। मैंने बताया था कॉटन टेक्सटाइल में भी, क्योंकि सिंथेटिक आ गया है, आर्टिफिशियल आ गया है, आर्टिफिशियल जूट आ गया है, उससे अब कंपटीशन मिल रहा है बहुत ज्यादा। अब बात करूंगा शुगर इंडस्ट्री की। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर के मामले में जो है इंडिया का दूसरा नंबर है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। ये जो इंडस्ट्री है ये सीजनल है। अब बच्चा कहेगा सर सीजनल कैसे? अब भैया गन्ना जो है मेरे घर का तो है नहीं, मतलब जिस सीजन में रॉ मटेरियल आएगा, जब वो बनेगा तभी तो जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। और क्या चैलेंजेस हैं? सीजनल, एक तो मैंने बता दिया। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आज भी हमारे देश में पुराने तरीकों का यूज हो रहा है जो कि इनएफिशिएंट है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट में डिले होता है। अब अगर मैं बात करूं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे इज या आर द बेसिक इंडस्ट्री टू प्रोवाइड हैवी, मीडियम एंड लाइट कंपोनेंट फॉर मशीनरी।
आप देखो यार, छोटी सी घड़ी से लेके बड़ी बड़ी मशीनों तक उसमें लोहे की जरूरत पड़ती है, स्टील की जरूरत पड़ती है। ये सब आपको प्रोवाइड कौन कराएगा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड कराएंगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री। हैवी का मतलब देखा होगा भारी होती है। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की। न केवल जो फाइनल गुड्स जो बनते हैं वो, बल्कि जो रॉ मटेरियल भी होता है, भाई लोहा है तो भारी तो हो गई। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जो अगर हम बात करें तो इसका प्रोड्यूसर कौन है सबसे बड़ा आयरन और स्टील का? वो है चाइना। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब देखो वो रॉ मटेरियल भी बना रहा है सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा इसका यूज भी कर रहा है, इसीलिए चाइना आगे बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल इंडस्ट्री है ये, ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है। इट इज लाइट। जो एल्यूमिनियम है हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन का मतलब है इस पे जंग नहीं लगती, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और हीट का एक अच्छा कंडक्टर भी ये है। कहाँ कहाँ होता है? ज्यादातर उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन केमिकल इंडस्ट्रीज की इंडिया के अंदर। जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं वो काफी अच्छा कर रही हैं इंडिया में। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग। अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जीडीपी का 3% इनसे आ रहा है। लार्जेस्ट है एशिया के अंदर और 12th प्लेस पे आ रही है वर्ल्ड में। क्या बात है! जहां दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज हमें सुधार करने की जरूरत है, लेकिन हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी अच्छा कर रही है। और लार्ज और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग दोनों यूनिट्स हमारे यहाँ इंडिया के अंदर हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, भाई हम जानते हैं जो किसान भाई हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपनी फसलों को पेस्टिसाइड्स वगैरह से बचाने के लिए। गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब और केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है? फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होता है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करूं, भाई सीमेंट का यूज कहाँ पे होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, डैम्स के लिए। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स हैवी एंड बल्की मटेरियल्स। इस इंडस्ट्री को जरूरत होती है लाइमस्टोन की, सिलिका की, एल्यूमिना की, जिप्सम की। दिस इंडस्ट्री इज फ्लशिंग वेल, और ये वाली इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। यार ऑटोमोबाइल तुम जानते हो, कार, ट्रक, बस, ये वाली इंडस्ट्री। आपको पता है आज की डेट में हर आदमी के पास कार होने लगी है। कार, सस्ती सस्ती कार आ गई है मार्केट में, तो ये भी बढ़िया कर रही हैं। अब हम बात करेंगे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, है ना। जो टीवी है, इंटरनेट है, फोन है, ये सब क्या है? आईटी है। तो आईटी तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स है। बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन बैंगलोर को अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। हैज अ वाइड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसमें ग्रो करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, और जब लोग आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये तो बात रही इंडस्ट्रीज की। लेकिन अब इंडस्ट्री से कुछ नुकसान भी है, क्योंकि पॉल्यूशन भी होता है, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भाई एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है और नॉइज पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन आप देख सकते हो इसमें, है ना, गैसेस रिलीज हो रही हैं, एयर के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, जो गंदा पानी है वहां से जो वो डायरेक्ट रिवर्स में डाल रहे हैं। थर्मल पॉल्यूशन है ना। अब ये जो थर्मल का मतलब आप समझ लो, यहाँ पे है थर्मल का मतलब है हॉट। अब जो पानी का यूज, जिसका यूज प्रोसेसिंग के लिए किया जा रहा है, एक तो वो पहले ही से ही पॉइजनस हो गया, देख रहे हो, प्लस वो जो गर्म पानी है वो पानी अब गर्म हो चुका है, अब वो इसमें आ रहा है। इससे इसमें रहने वाली जो फिश वगैरह है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उन्हें भी नुकसान हो रहा है। नॉइज पॉल्यूशन, जब तरह तरह की ड्रिल मशीन, तरह तरह की मशीन चलेगी तो उससे नॉइज पॉल्यूशन भी होगा। अब आता है कि हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करें। नंबर 1, बाय मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग। सबसे पहले जो वाटर का जो हम यूज कर रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए, अनाप शनाप पानी जो वेस्ट कर रहे हैं उसका कम से कम यूज हो। हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू मीट रिक्वायरमेंट। हार्वेस्टिंग रेन वाटर का मतलब है जो बारिश से जो आने वाला पानी है उसे भी अगर बचाया जाए, उसे भी अगर सेव कर लिया जाए तो हमारे बहुत सारे काम हो सकते हैं। ट्रीटिंग हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर। अभी हमने देखा वो जो पानी नदी में गिरा देते हैं, पहले नदियों में छोड़ने से पहले अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, अगर उसे थोड़ा सही कर दिया जाए तो भी काफी अच्छा रहेगा। और अब लास्ट में लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? इसका ए, बी, सी या डी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। देखूंगा आप में से कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं।
और यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को मेरे भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना, इससे अच्छा वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट अ हैवी इंडस्ट्रीज? कॉटन, सीमेंट, आयरन या शिप? इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंग्लिश बाबा चैनल पे इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ सब मिलेगा। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। बाय।